स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त सबसे बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। लॉकडाउन के बीच ये बड़ी खबर आई है। रुद्रपुर में एक साथ 40 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। नगर निगम में एंट्री ना मिलने के कारण ये पार्षद नाराज हो गए और उन्होंने एक के बाद एक इस्तीफे पकड़ा दिए। 40 पार्षदों ने अपने इस्तीफे दिए हैं और एमएनए को पद से हटाने की मांग अब ये पार्षद कर रहे हैं। अधिकारियों ने कोविड-19 का हवाला दिया है, लेकिन ये पार्षद नाराज हो गए और एमएनए को पद से हटाने की मांग अब ये कर रहे हैं। 40 पार्षदों ने अपना इस्तीफा दिया है। लॉकडाउन के बीच ये सबसे बड़ी खबर। एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, कंपनीज में स्टाफ भी अभी फुल स्ट्रेंथ आकर काम नहीं इसलिए कर पा रहा है क्योंकि डिस्टेंसिंग रखनी है। सरकारी दफ्तरों में भी इन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। और दूसरी तरफ ये खबर आई है कि पार्षद अब एमएनओ को हटाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बिल्डिंग के अंदर जाने नहीं दिया गया। अधिकारियों ने कोरोना का हवाला दिया, लेकिन पार्षद गुस्से में आ गए और एक के बाद एक 40 इस्तीफे उन्होंने थमा दिए। 40 पार्षदों ने अपने इस्तीफे दे दिए। हमने निगम परिसर में धरना भी दिया और उसके बाद एक हमने सामूहिक बैठक करी पार्षदों की और सबने सामूहिक इस्तीफे अपने मेयर साहब को सौंप दिए हैं। उसमें हमने कहा है कि अगर हमारी जो ये मांगे हैं, जैसे जिसमें नगर आयुक्त को तो हटाया नहीं जाएगा, तब तक हम नगर निगम में किसी भी कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका कहना एकदम गलत है। क्या किसी ने कहा कि उनको क्या कार्य था? जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे बताया गया कि उनको कोई एक पार्षद हैं, उनको मेयर साहब से मिलना था। उनको बता दिया कि मेयर साहब ऑफिस में नहीं है। आप जानते हैं कि इस समय नगर निगम द्वारा सैनिटाइजेशन, राशन वितरण का काम मुख्य रूप से चालू है। और इस वक्त हमारे साथ मदन कौशिक जी जुड़ गए हैं। कैबिनेट मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पर है। मदन कौशिक जी, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? 40 पार्षदों ने इस्तीफे सौंप दिए हैं और एमएनए को हटाने की वो मांग कर रहे हैं और कहा है कि हम जो है नाराज हैं। मेयर से उन्होंने शिकायत की है और अपने इस्तीफे दिए हैं। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस प्रकार की कोई भी घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए थी। घटना की जानकारी आने के बाद तत्काल में इस घटना को दिखवा रहा हूँ और मैंने इसकी जांच करवाने के बाद क्या स्थिति है उसमें हम तत्काल निर्णय लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं से जहां एक तरफ काम अवरुद्ध होता है, वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं एक जो व्यवस्था है उसमें भी कहीं ना कहीं एक अवरुद्धता जैसी स्थिति आती है। आज लोग कोविड से लड़ रहे हैं, सारे मिलकर लड़ रहे हैं, अधिकारी लड़ रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि लड़ रहे हैं, हमारे वार्ड से लगाकर और सारे लोग लड़ रहे हैं। ऐसी और पार्षदों की भूमिका मदन जी वैसे भी बहुत बढ़ जाती है। निगम के ऊपर जिम्मेदारी कोविड के इस काल में और ज्यादा जरूरी है क्योंकि साफ सफाई, हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन करना इस वक्त ये प्राथमिकता है हमारी। तो ऐसे में 40 पार्षद अगर इस्तीफा देंगे तो वाकई में व्यवस्था कहीं लड़खड़ा ना जाए। हाँ, निश्चित रूप से कहीं मैं पार्षदों के संपर्क में रहूंगा। पार्षदों से बातचीत करके, मेयर से बातचीत करके, जिलाधिकारी से सबसे बातचीत करके तत्काल इस समस्या का समाधान निकालेंगे। और मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में संयम के साथ और सूझबूझ के साथ काम लेने की आवश्यकता है। अधिकारी कोई भी हो, अधिकारी को भी चाहिए कि वो जब काम करते हैं तो काम करने में जनप्रतिनिधि का सम्मान बरकरार रखें। ऐसा उनका व्यवहार और आचार होना चाहिए। और जनप्रतिनिधि को भी चाहिए कि हमें जनता के काम करने हैं, इसलिए हम अधिकारी का सम्मान करते हुए उस काम को सारे को ठीक प्रकार से व्यवस्था बनाए रखें। बिल्कुल, बेशक आप एक बीच का रास्ता समझा बुझाकर, काम ना रुके हो, आगे बढ़ता रहे, आप एक ऐसे रास्ते की बात करें मदन जी। लेकिन दिक्कत क्या है ये भी समझना जरूरी है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। विकास हमारे साथ हैं। विकास, दरअसल मुद्दा क्या था? आखिर किस बात पर इतना गुस्सा इन पार्षदों को आ गया? आशा, आपको बताना चाहूंगा कि जो निगम के पार्षद हैं तो उनका आरोप ये था कि इससे पहले भी पार्षद कई बार निगम में आए मगर उनको गेट से ही वापस लौटा दिया जाता था। उनके द्वारा कहा जाता था कि जो निगम पे जो कर्मचारी खड़े हैं गेट पे, उनसे कहा जाता था कि आप काम बताइए, उसके बाद हम एमएनए साहब को बताएंगे, तो एमएनए साहब जो भी इसका रास्ता होगा वो बताएंगे, अन्यथा आप जो है गेट से ही वापस चले जाइए। जैसे अगर जन्म प्रमाण पत्र की या मृत्यु प्रमाण पत्र की किसी की जो है संबंधित समस्या है, इसके अलावा किसी का राशन की समस्या है, तो वो गेट से ही सुनते थे। और जो है फिर वो मतलब बीच में जो सुरक्षा कर्मी है या जिनको भी बीच में डाला जाता था वो उसमें रहते थे और डायरेक्ट जो है मेयर या फिर एमएनए है वो उनसे नहीं मिल पाते थे।
इसको लेकर के कई बार जो है पार्षद लोग गए थे कई, और आज एक महिला पार्षद है वार्ड नंबर 10 से, ट्रांजिट कैंप से पार्षद है महिला पार्षद किरण राठौर, वो वहां गई थी तो उनको सुरक्षा कर्मियों ने मना कर दिया गया कि पार्षदों की एंट्री को नगर निगम में बैन किया गया है, कोई भी जो है कर्मचारी के अलावा नहीं जाएगा। तो उनके द्वारा इस बात को लेकर वहां हंगामा कर दिया गया कि निगम की विकास, जो मैं समझ पा रही हूँ पूरी तस्वीर, उसमें कोरोना का जो हवाला दिया गया है कि मतलब बिल्डिंग में भीड़ ना लगे, लेकिन जो बात मदन कौशिक कह रहे थे कि दोनों ही लोगों को संयम से काम लेना चाहिए, पार्षदों को भी समझना चाहिए और अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि जनता के प्रतिनिधियों का आदर होना चाहिए, तो उसमें बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए जिससे लोगों का काम ना रुके और काम चलता रहे। और उम्मीद भी यही है जल्द ये मसला सुलझेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू हो गया है। देहरादून में 3 और मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और उधम सिंह नगर में 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 151 तक जा पहुंची है। उत्तराखंड का ये ताजा आंकड़ा देख लीजिए। रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या वजह है, मामले बढ़ते जा रहे हैं, 151 तक जा पहुंचा है प्रदेश का आंकड़ा? जी हाँ सर, देखिए एक तो मेन वजह है जो प्रवासी वापस लौट रहे हैं वो ज्यादातर संक्रमित आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे मामले भी आ रहे हैं जो प्रवासियों के संपर्क में आने के बाद संक्रमित हुए हैं। तो अब जिस तरीके से ये हम पहले ही एक जो है अंदाजा लगाया जा रहा था कि प्रवासियों से कोई संक्रमित ना हो, लेकिन अब वही देखने को मिल रहा है। तो अभी जो पूरा आंकड़ा है उत्तराखंड का जो स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है वो 151 पहुंच गया है और देहरादून जिले में सबसे ज्यादा मरीज हैं कोरोना के। अभी तक 54 मरीज जो है देहरादून में हो चुके हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो संक्रमित अगर जो कोई दूसरा व्यक्ति हो रहा है तो सीधा सीधा जो क्वारंटीन नियम है उनकी अनदेखी हो रही है। और ऐसे में भले ही प्रशासन पुलिस सख्ती दिखाते हुए इस पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन इससे और ज्यादा सख्ती दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये संक्रमण जो बुजुर्ग लोग हैं जो बीमार हैं उन लोगों तक जाता है तो स्थिति और ज्यादा बेकाबू होगी। और इसको देखते हुए अब प्रशासन को खास बिल्कुल रवि, तो बड़ा सवाल ये कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या ठीक से नहीं हो पा रही और क्वारंटीन उनको समय पर नहीं किया जा रहा और यही वजह है कि प्रवासियों से इन्फेक्शन फैल रहा है। शुक्रिया एम जानकारी के लिए। और प्रदेश का आंकड़ा 151 तक जा पहुंचा है। उधर देहरादून में गुरु रोड पटेल नगर इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया है। इस इलाके में प्रशासन की ओर से जरूरी सामग्री अब पहुंचाई जाएगी। इलाके के लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि ये अब कंटेनमेंट जोन होगा। दून में पहले 11 कंटेनमेंट जोन थे जिन्हें बाद में खोला गया, लेकिन अब दून में एक नया कंटेनमेंट जोन भी बन गया है। गुरु रोड पटेल नगर ये अब नया कंटेनमेंट जोन है दून में। यहां पर प्रशासन ही जरूरी सामान पहुंचाएगा। वहाँ पर जो दुकानें वगैरह बंद की गई हैं और एक उसका डिसइंफेक्शन करके बाकी एक मंडी का प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है। लेकिन ये जिस एरिया में रहते थे क्योंकि वहाँ इनके भी और लोगों से भी मिलने की संभावना हो सकती है, तो एक कंटेनमेंट जोन गुरु रोड में आज हमारे यहाँ बनाया गया है। अब देहरादून में इस समय एक एक्टिव कंटेनमेंट जोन। उत्तराखंड सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, मगर हकीकत यह है कि देवभूमि में करप्शन की जड़ें काफी गहराई तक जमी हुई हैं। ऐसा ही एक मामला सहकारी बैंक के एमडी का सामने आया है, जिन पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे होने के बावजूद 3 साल तक सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। उत्तराखंड सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, मगर सरकारी बैंक के एमडी दीपक कुमार पर लगे आरोपों के बाद सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल है। सवाल यह है कि जिस अधिकारी पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे हों उस पर इतनी मेहरबानी क्यों? दीपक कुमार को फिलहाल सहकारी बैंक के एमडी पद से हटा दिया गया है। 3 साल बीत गए, आज सरकार ने उनको रिवर्ट किया और उसकी वजह यही पाई गई जो उनके खिलाफ जांचें चल रही थी या जो उन पर आरोप लगे थे वो सही पाए गए। शासन ने उनको उनके मूल पद पर रिवर्ट कर दिया। लेकिन एक अजीब बात यहाँ पर ये हुई कि उत्तराखंड सरकार जो जीरो टॉलरेंस का करप्शन पर एक हवाला देती है, जो बार बार दावा करती है, बार बार ऐलान करती है कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, उस सरकार को दीपक कुमार के भ्रष्टाचार के आरोपों को समझने में, दीपक कुमार को परखने में 3 साल लगे। दीपक कुमार पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप थे, इसकी जांच चल रही थी। बावजूद इसके वे इतने बड़े पद पर बने रहे। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिरकार दीपक कुमार पर क्या आरोप है। जिला सहकारी बैंक चमोली में महाप्रबंधक के पद पर रहते हुए साल 2013 में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगा।
डीसीबी उत्तरकाशी में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना में ऋण घोटाले का आरोप। डीसीबी टिहरी में 27 लाख का बीमा प्रीमियम घोटाले का आरोप दीपक कुमार पर लगा। हरिद्वार में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती में गड़बड़ी। बैंकिंग कार्यों में आरबीआई की गाइडलाइन की अनदेखी। पिछले कुछ सालों में आय से अधिक संपत्ति की विजिलेंस जांच का सामना कर रहे हैं दीपक कुमार। कुछ प्रकरण थे, कुछ शिकायतें थे, उस पर जांच चल रही थी और विधिवत जांच किया गया जांच अधिकारी ने, और उसके साथ साथ उनको सुनवाई का अवसर भी हमने पूर्ण रूप से दिया था। फाइनली 2 ऐसे आरोप इनके ऊपर सिद्ध हुए थे। उसके आधार पर उच्च अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत उनको उनके मूल पद पर रिवर्ट किया जा रहा है, जो जीएम का पद है। ये तो सिर्फ दीपक कुमार की बात है कि एक और मामला भी जान लीजिए। करोड़ों रुपए के स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपी समाज कल्याण के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल पर भी मेहरबानी हुई। 18 मई को उन्हें अचानक बहाल कर दिया गया। पिछली सरकार में उत्तराखंड में छात्रवृत्ति का करोड़ों रुपया घोटाला हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश पर एक एसआईटी उसकी जांच कर रही है और उस पूरे प्रकरण के मुख्य आरोपी समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल को 1.5 साल पहले मौजूदा सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। पिछली 18 मई को अचानक उनकी बहाली के आदेश हो गए और जैसी बहाली के आदेश सार्वजनिक हुए तो सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और सरकार की इस मामले में काफ़ी किरकिरी हुई। जैसे ही सरकार की किरकिरी हुई तो उन्हें महज 4 दिन बाद ही सस्पेंड कर दिया गया, जबकि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर एक एसआईटी जांच जारी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ दिखावा है? दरअसल हकीकत यह है कि इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश में भी करप्शन की जड़ें इतनी गहराई तक जमी हुई हैं, जिन तक पहुंचने के लिए बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। सरकार का आज का आदेश इस बात को स्वयं साबित कर रहा है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खोट है और भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है। आने वाले समय में भ्रष्टाचार पर किस तरह की चोट त्रिवेंद्र सरकार करेगी, क्या उसके मानदंड होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ये 2 किस्से जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो गया था। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड की टूरिज्म इंडस्ट्री लॉकडाउन की मार झेल रही है। कोरोना महामारी ने टूरिज्म व्यवसाय को बुरी तरह से प्रभावित किया है, मगर अब जल्द ही टूरिज्म को फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि उत्तराखंड का पर्यटन व्यवसाय चौपट हो गया। लॉकडाउन की वजह से तमाम पर्यटक स्थल वीरान पड़े हैं। ऐसे में इनसे जुड़े लोग मायूस हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हैं। विगत वर्षों में यहाँ पे 10,000 और 20,000 के लगभग यहाँ पे रोज यात्री आते थे और पूरी क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार पूर्ण रूप से मिलता था। लेकिन इस बार रोजगार न होने के कारण यहाँ पे सारे स्थानीय लोग, व्यापारी, जितने भी मजदूर संघ के लोग थे, सभी परेशान हैं। एक तरफ पर्यटन व्यवसाय चौपट होने से सरकार को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो वहीं टूरिज्म से जुड़े लोगों का रोजगार छिन गया है। ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से थोड़ी सी ही सही मगर कुछ राहत जरूर दी गई है। पर्यटन से जुड़े लोग हैं, आपके टैक्सी ड्राइवर्स हैं और बस ऑपरेटर्स हैं, खच्चर वाले हैं और जो हमारे कलाकार लोग हैं, सबको 1-1 हज़ार देने की बात कही है और उसके लिए स्वीकृति हुई है और आगे भी ये बढ़ाया जा सकता है। तो निश्चित रूप में अच्छा काम हुआ है ताकि लोगों को मोबिलाइज किया जा सके। लॉकडाउन 4 में छूट मिलने के बाद अब पर्यटन व्यवसाय को फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। 2 राज्य उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के पर्यटन सचिव को प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है। इनकी स्टडी के बाद यह तय होगा कि टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर क्या फैसला लिया जाना है। चारधाम एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है पर्यटन का और उसमें जो नुकसान हुआ है उसके लिए अध्ययन के लिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक कंसल्टेंसी कार्य कर रही है। वो 2 महीने में अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी। लेकिन इंटरिम में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है और उसके संदर्भ में हमने प्रस्ताव जो है हमारे डिपार्टमेंट के लेवल पर, कैबिनेट के लेवल पर प्रस्तावित किए गए हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री को हुए नुकसान के आकलन के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की कंसल्टेंसी भी काम कर रही है, जो अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।
राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में स्टेट टूरिज्म सेक्रेटरीज को भी लिया गया है। उसमें उत्तराखंड से मैं और मध्य प्रदेश से वहाँ के सचिव, इनको लिया गया है। जल्दी ही जल्द हम लोग उसके संदर्भ में एक गाइडलाइन जारी करेंगे और उसके उपरांत यह पर्यटन व्यवसाय जो है पूर्ण रूप से खुल जाएगा। पर्यटन से उत्तराखंड सरकार को बड़ा राजस्व मिलता है। यही वजह है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रदेश की आर्थिक की रीढ़ कहा जाता है। मगर लॉकडाउन की वजह से पर्यटन व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है। देहरादून से विनोद कुमार के लिए एबीपी गंगा की रिपोर्ट। वहीं रामनगर में एक दिलचस्प तस्वीर दिखी। एक गजराज ने नेशनल हाईवे पर प्रवासी लोगों की गाड़ी पर हमला कर दिया। वक्त रहते गाड़ी के अंदर मौजूद किसी तरह से दूर भाग गए, मगर हाथी ने गाड़ी के शीशे अपनी सूंड से तोड़ दिए और फिर गाड़ी के अंदर रखा खाने पीने का सामान भी चट कर गया। साथ ही गाड़ी में रखे सामान को उसने तहस नहस कर डाला। जानकारी के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के फायरिंग करने के बाद ये हाथी जंगल की तरफ भागा। तस्वीर दिखा रहे हैं उस गाड़ी की जिस पर हमला किया इस भूखे हाथी ने। लोग हालांकि वक्त रहते ही उतरकर भाग गए, लेकिन इसमें जो खाने पीने का सामान रखा था भूखे हाथी ने उसे खा लिया। वन विभाग के लोग आए, उन्होंने फायरिंग की और तब जाकर वो हाथी जंगल की तरफ भागा। प्रवासियों की ये गाड़ी थी जिससे वो जा रहे थे। अचानक ही एक हाथी वहां पर प्रकट होता है, इस गाड़ी को रोकता है और उसमें तोड़फोड़ शुरू कर देता है। देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसी हाथी की। गाड़ी में कुछ ज्यादा ही माल है। मुमकिन है ये भूखा रहा हो और लोग तो सुरक्षित उतरकर चले गए, लेकिन इसके अंदर रखी खाने पीने की चीजें ये चट कर गया। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।